हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पॉलिटी के प्रश्नों को लिया है वो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में 3 बार 4 बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप टीआरई 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो गारंटी है कि आपको इस वीडियो से ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी के देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को किस जो है कि संशोधन द्वारा एक अलग राज्य बनाया गया था? तो यह जो है कि 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है वह सिक्किम को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 35वें संशोधन के द्वारा जो है 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और जो है कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा जो है वह सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि 22वां राज्य बना था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। जी हाँ दोस्तों, यह जो लिखा गया है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसलिए यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला दिया गया है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है, तो यह बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर यह दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो इसलिए जो है कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी वाला हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला इसमें दिया गया है, यह भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है कि 5 ऑप्शन होते हैं। तो चलिए सी वाला देखते हैं। लिखा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जो है वह राज्यसभा को जो है कि 14 दिन के भीतर जो है विधेयकों को पारित करना होता है। तो यह आप याद रखिएगा। अगला इसमें लिखा गया कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही दिया गया है कि जो राज्यसभा है यह किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है या जो है कि उसको जो है कि सिफारिशों के साथ उसे जो है कि लोकसभा को लौटा सकती है। तो यह जो है इसमें ए वाला, सी वाला और डी वाला सही दिया गया है, लेकिन बी वाला आपका ऑप्शन गलत है। तो इसलिए यही वाला जो है वह आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो होता है वह आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लेखानुदान बना है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि लेखानुदान बना होता है। तो लेखानुदान कैसा बना होता है, किससे बना होता है? तो यह जो आपका बना होता है यह बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। जी हाँ दोस्तों, जो आपका यह है वह बजट पारित लंबित अगर हो जाता है तो उसके कारण जो निधि आवंटन हेतु है उसी के लिए लेखानुदान बना होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो जो लोक लेखा समिति होती है वह किसके समक्ष जो है कि अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है? तो देखिए, लोक लेखा समिति जो है वह अपनी रिपोर्ट को लोकसभा के स्पीकर के सामने जो है उसको प्रस्तुत करती है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर को जो है वह लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आपको आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आपको सही नहीं है, वही आपको बताना है। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से देखा करिए कि यहाँ पर लिखा गया कि सही नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। वह देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है और उसके बाद पढ़ करके आंसर मार देते हैं और बाद में उनका गलत हो जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ा करिए। तो इसमें देखिए कौन सा गलत है यह आपको ढूंढना है। तो देखिए लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का, क्या लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है यह 1950 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है यह 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह भी ऑप्शन आपका सही दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यह देश की उच्चतम अदालत होता है जिसमें कि अपील किया जाता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए यह सी वाला ऑप्शन आपका गलत है कि देखिए जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है यह कोर्ट मार्शल जो होता है आपका, इसमें जो है इसकी अपील जो है कि सर्वोच्च न्यायालय में होती है और उसकी यह सुनवाई भी करता है। तो इसलिए जो है कि यह वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। बाकी अगला देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। तो बिल्कुल सही दिया गया। देखिए वही चीज़ इसमें दिया गया है कि कोर्ट मार्शल के साथ में अन्य उच्च न्यायालय की सुनवाई भी कर सकता है। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका गलत है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक, तो सर्वोच्च न्यायालय आपका क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक संघीय न्यायालय होता है और यह जो है कि मानवाधिकारों का संरक्षक भी होता है और जो है कि संविधान का अंतिम विवेचक भी होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है वह संघीय न्यायालय भी होता है, मानवाधिकारों का संरक्षक भी होता है और संविधान का अंतिम विवेचक भी होता है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन है वह ई वाला हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक विकल्प आपके सही हैं। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उच्च सरकार का दिया गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो देखिए अगर हम बात करें जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है उसका प्रमुख कौन होता है? तो वह आपका होता है राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो देखिए एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह अपना जो त्याग पत्र है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। जी हाँ दोस्तों, किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। तो देखिए जो आपका पूछा गया है कि भारत में जो मोबाइल कोर्ट होता है किसका मानक पुत्र होता है? तो यह जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के जो है कि नूंह जिले में जो है स्थित पुनाहाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। इसका शुभारंभ जो है कि भारत के उस समय के जो तत्कालिक न्यायाधीश थे केजी बालकृष्णन ने किया था और इसका उद्देश्य था कि सुदूर और पिछड़े जो इलाके हैं वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था के लाभ को पहुँचाना था और इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना जो है सर्वप्रथम भूतपूर्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तो इसलिए इनको जो है कि जो चलित न्यायालय है उसको जो है कि इसका मानस पुत्र कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है यह जो है आपका अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत जो है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है
कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति कब जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो यहाँ पर दिया गया है कि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, तो यह भी सही है। अगला है बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो यह भी आपका सही है। युद्ध के आधार पर, तो यह भी आपका सही है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर जो है वह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह जो सभी प्रश्न हमने लिए हैं वह बीपीएससी द्वारा 3-3 बार 4-4 बार एग्जाम में रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी है वह क्वेश्चनों को रिपीट करता है। बस क्या करता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा और सेम क्वेश्चन वह रिपीट कर देता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला आपका दिया गया है कि केंद्र और राज्य व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र जो है उसकी सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वह मतदान की न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वह आपका किया गया था 61वें संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में जो है तब से जो है कि वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है वह मतदान की उम्र कर दी गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आम चुनावों में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यह कब किया गया था? अभी आपको बताया कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वह मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जो है वह मान्य सरकारी भाषाओं की जो संख्या है वह आपकी कितनी भाषाएं हैं? तो उसमें जो है कि 18 भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 18 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, लेकिन जो है कि अब जो है वह 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अब 22 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जब यह प्रश्न पूछा गया था यह करीब 2008 के आसपास आया था, तो उस समय जो है वह 18 भाषाएं थी। लेकिन अभी दोस्तों इसको याद रखिएगा, अब जो है कि भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो इसको याद रखिएगा, यह लेटेस्ट डाटा है। अब जो है कि अगर आपके ऑप्शन में 22 भाषाएं नहीं रहता है तो आप विकल्प ई मार दीजिएगा, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें त्रिस्तरीय प्रणाली का जो सुझाव दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो वह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में जो है कि 1957 में इसका गठन किया गया था और उन्होंने ही जो है कि त्रिस्तरीय समिति का जो है कि प्रावधान दिया था। उनके अनुसार जो है कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर जो है कि इस तरह से पंचायती प्रणाली को बांटना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में जो है कि पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपके बलवंत राय मेहता थे। जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता जो है कि पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो देखिए, अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश किए थे वह बलवंत राय मेहता जी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता जी ने किया था। देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न को सेम आंसर है हर में जो है कि अभी 3 प्रश्न आपको कराया, तीनों का आंसर बलवंत राय मेहता ही है। लेकिन दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन अलग लैंग्वेज करके पूछ दिया गया है, अलग अलग चीज पूछ दिया गया है, लेकिन सेम आंसर है। तो इसलिए आप जो है कि किसी भी टॉपिक को तैयार करिए, थोड़ा डीप तैयार करिएगा। और दोस्तों इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जो जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं
उन्हीं सभी टॉपिक को आप तैयार करिएगा, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछेगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न आपका है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें जिस समिति की सिफारिश पर भारत में जो है कि पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष आपके बलवंत राय मेहता थे। जी हाँ दोस्तों, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, तो इसका भी आंसर बलवंत राय मेहता ही है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें, इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो वह आपका देखिए देख लेते हैं। पहला दिया गया त्वरित निर्णय, तो यह बिल्कुल सही है। लचीलापन, तो यह भी सही है। बड़े देशों के लिए आदर्श, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। अगला है कानून की एकरूपता, तो यह भी सही है। तो इसका सी वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिशें की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें अशोक मेहता समिति की, तो जो अशोक मेहता समिति थी वह जो है आपका द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। और जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति से जरूर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वह प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक प्राधिकरण ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो है कि आपका भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो केवल है वह आपका प्रशासनिक प्राधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक प्राधिकारी है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें, इनमें से पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो वह आपका जर्मनी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जर्मनी जो है वह अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लिखा गया है कि जो है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है यह आपका किससे जुड़ा है। यह जुड़ा है मानव अधिकारों के संरक्षण से। जी हाँ दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, यह जो प्रश्न हमने लिए हैं यह बीपीएससी द्वारा कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस वीडियो में, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिएगा और उसके आसपास के जो क्वेश्चन है उनको तैयार करिएगा। आपका पेपर इन्हीं सब क्वेश्चंस के इर्द गिर्द बनेगा। और हमने जो है कि इंडियन पॉलिटी जो है उस पर जो है कि 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उनको आप भी देख लीजिए, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही में हर एक सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। 10-12 वीडियो हर एक सब्जेक्ट का हमने अपलोड किया है, चाहे बिहार स्पेशल हो गया, भूगोल हो गया, साइंस हो गया, तो आप उन सभी को देख जाइए। अगर आप इन सभी की प्लेलिस्ट को सभी वीडियो देख जाते हैं तो गारंटी है कि आपका जो TRE 3 एग्जाम होगा और TRE 4 होगा उसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ जाइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।